गुड इवनिंग क्लास। आवाज़ जा रही है आप लोगों को? ये यूट्यूब वाला माइक है जिससे लाइव हो सकते हैं। लाइव होने वाला ससुरा माइको अलग होता है। आवाज़ जा रही है मेरी? आवाज़ जा रही हो तो आप बोलेंगे यस, नहीं जा रही हो तो चुपचाप बोलिएगा नो। यस नो। हम लोग को देखना क्या है, आज आप लोग को पढ़ाना है स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन पूछ रहा है वायसराय और कांग्रेस अधिवेशन से, एक पूछ रहा है जीवमंडल रिजर्व और पर्यावरण से, हिस्ट्री का आधुनिक भारत से पूछ रहा है, जैसे गांधी जी वाला हो गया, ये सब चीज़ें से पूछ रहा है। ज्योग्राफी में आपका नक्शा से पूछ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। तो हम लोग पहले देखते हैं कांग्रेस। भाई साहब, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने लिए खुद के सुरक्षा वाल्व के लिए किया था, हम लोग के लिए किया नहीं था। लेकिन ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल साबित हो गई। कांग्रेस की स्थापना जो थी, अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी सुरक्षा के लिए किया था, खुद की सुरक्षा के लिए किया था। इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, ये वो ह्यूम ने किया था। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड। ये कैसे अधिकारी थे? ये असैन्य अधिकारी थे, ये सेना से नहीं जुड़े थे, असैन्य अधिकारी। इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इसकी स्थापना हो गई, ये वो ह्यूम साहब ने किया था। चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आवाज़ जा रही है? अब आवाज़ जा रही है कि नहीं? फटाफट बोलेंगे लोग, फटाफट बोलिए, आवाज़ जा रही है या नहीं आ रही है? यस नो में, यस या नो में? यस नो में। चलिए यस है, चलिए आवाज़ जा रही है, अच्छी बात है। जिनका स्क्रीन ब्लैक है गधो, एक बार वापस चले जाके आ जाओ। अगर स्क्रीन ब्लैक है, जिनका भी कभी कभी एप्लीकेशन या किसी के सब पढ़ते हैं, अगर ब्लैक वगैरह हो जाता है, एक बार एप्लीकेशन से हट के वापस आ जाइएगा, हो जाएगा। देखिए बाबू, स्टैटिक जीके का आपको नोट्स नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिएगा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको लिखने की भी नौबत ना आए, यहीं आके याद करा दें। मेरे साथ साथ एकदम बोलते चलेंगे। कांग्रेस की स्थापना ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन कांग्रेस और वायसराय से पूछ रहा है, हम कांग्रेस करा देते हैं, सुभाष चंद्र बोस करा देते हैं, मुस्लिम लीग करा देते हैं। 2 दिन में आपका ना, कल भी आप लोग का क्लास ले लेंगे शाम के टाइम पे, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी चलते रहेगा, ज्योग्राफी भी चलते रहेगा, करंट कुछ कुछ खींचेंगे। पहले यहाँ हम लोग समझते हैं ध्यान से। अंग्रेजों के सामने बड़ी ज़्यादा समस्या आ गई थी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि छोटी मोटी समस्या को सॉल्व करने के लिए कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। वो खुद की सुरक्षा और हेडेक को कम करने के लिए किसकी स्थापना कर दिया? कांग्रेस का। लेकिन यही कांग्रेस आगे जाके बड़ा हो गया। जो भारतीयों को कोई एक मंच नहीं मिलता था जहां आके वो एकजुट हो सके, अंग्रेजों ने खुद उन्हें एक मंच दे दिया, और ये आगे जाके बहुत खतरनाक साबित हुई कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम को जाता है। इससे 3 क्वेश्चन पूछता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला, यानी ये शिमला में रहते थे, इन्हें शिमला का संत कहा जाता है। जैसे दलाई लामा है ना, वहाँ शिमला के पास एक जगह है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। शिमला के पास नहीं है, वो ऊपर में है, लद्दाख के करीब में, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी बॉर्डर पे है। तो वैसे ही इन्हें शिमला का संत कहा जाता था। ये सेना के अधिकारी नहीं थे, ये सिविल सर्विस थे, यानी यूपीएससी यानी आईएएस अधिकारी के तौर पे समझिए। तो ये एक असैन्य अधिकारी थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था। पूछता है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अब बात आती है कांग्रेस की स्थापना हुआ कब था? तो अभी इसकी स्थापना दिवस मनाई जा रही है 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 की स्थापना हुआ था। इसमें पूछेगा इस समय वायसराय कौन थे? कितने लोग बता सकते हैं इस समय वायसराय का नाम क्या था? इस समय वायसराय का नाम क्या था? इस समय वायसराय का नाम क्या था? डफरिन था। वेरी गुड, डफरिन, डफरिन, डफरिन था। याद कैसे रखेंगे? डफरिन इतना डफर था,
डफरिन इतना डफर था कि उसने एक ऐसा संस्था बनाया जो उसके विनाश का कारण बन गया। और ये कांग्रेस जो नहीं रहती अगर उस टाइम, तो भारतीयों को इकट्ठा होने का एक मंच नहीं मिल पाता। आप देखें सचिंद्र सन्याल की अलग पार्टी, भगत सिंह की अलग पार्टी, तो ऐसा नहीं था कि नहीं बन पाता। 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? क्योंकि एक कॉमन कोई पार्टी ही नहीं थी जिसके अंदर ये लोग लड़ाई लड़ सके। कांग्रेस ने दे दिया। इससे जुड़ा डफर था इतना कि डफरिन ने इसकी स्थापना कर दी 1885 में। कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक होती थी ना, कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक होती थी उसको हम लोग कहते थे अधिवेशन। तो इसकी पहली अधिवेशन कब हुई थी? बम्बई में। इसका शॉर्टकट होता है बक मई बक, बक मई बक, बक मई बक। देखिए ध्यान से, ब से क्या हो जाएगा? बम्बई, बक मई बक, बक मई बक। हालांकि देखिए एक 1890 में भी जो हुआ था अधिवेशन वो भी कलकत्ता में ही हुआ था। 1890 में भी जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। तो वो हम एक दर्जन है, उससे मतलब नहीं, आपको एग्जाम से याद रखेगा। बक मई बक। तो देखिए ब से पहला कहाँ था? बम्बई। पहला बोलिए तो बम्बई। क से कलकत्ता, कलकत्ता। 87 में मद्रास। ई से इलाहाबाद। ब से बम्बई, उस समय मुंबई का नाम बम्बई था। क से कलकत्ता। बक मई बक, बक मई बक। ये हो गया यहाँ पर। तो एक अधिवेशन पूछ देता है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। इसमें टोटल 72 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे भैया? 72 लोग। व्योमेश चंद्र बनर्जी जब इसकी स्थापना किया तो कितने लोग शामिल थे? आपका आवाज पहले जैसा नहीं है भैया, ये माइकवा पहले वाला नहीं है, वो वाला माइकवा चूहा काट दिया है, तो ये टेम्प्रोरी में इसको लिए हैं, और वो वाला जैसे आ जाएगा 1-2 दिन में तो वो सब सही हो जाएगा। आवाज़ जा रहा है ना? कल की तरह तो नहीं है ना? कल ससुरा चूहा, इतना कमीना चूहा था, भगा दिए उसको, रूम से भगा दिए। उसके लिए बिस्किट रखते थे, ससुरा को पराठा रखते थे, चोट्टा सा, इतना खतरनाक था वो। देखो झोल पूरा माइक काट दिया। कल जोड़ते रह गए लोग, फिर भी नहीं जुड़ा। कोशिश किए थे इसको जोड़ने का, लेकिन ये जुड़ा ही नहीं। ससुरा काम नहीं किया, बह गया ये बेचारा, ये काम नहीं कर रहा, बर्बाद हो गया। जानवर सब पे इसलिए हमेशा भरोसा नहीं रखना चाहिए, कब क्या कर देंगे सब, कोई ठीक नहीं रहता। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1872, ये 72 सदस्य थे। उसके बाद क्या हुआ? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में हुआ तो दादा भाई थे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा। दादा भाई नौरोजी कौन से धर्म के थे? तो पारसी धर्म के थे। पारसी धर्म वाले बड़ी शांत प्रिय होते हैं, बहुत कम होते हैं। आप मूवी वगैरह में पारसियों को देखते होंगे, वो लोग अक्सर बेटा को डीकरा कहता है, माने डीकरो। धमाल मूवी देखे हैं? एक तो पारसी रहता है ना, आशा रानी बनता है पारसी, डीकरा। अपनी गाड़ी को क्या बोलता है? डीकरा। ये पारसी धर्म के थे। बेसिकली ये लोग ईरान के रहने वाले थे, लेकिन ईरान में पता नहीं, ईरान में विद्रोह वगैरह हुआ, वहाँ आगे जाके विद्रोहियों का आक्रमण हो गया, फिर वहाँ सिया सब हावी हो गए, तो ये लोग भाग के गुजरात में आ गए। रतन टाटा का नाम सुना आप लोगों ने? वो भी पारसी हैं। उनके पिताजी पारसियों के नाम मुसलमानों से मैच करते रहते हैं, हल्का हल्का मुसलमानों से मैच करते हैं। इन 2 पारसियों का आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल मिलेगा। एक जमशेद जी टाटा, तो एक्चुअली नाम थोड़ा सा मुसलमानों से मैच करता है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, वो अलग पारसी है, जमशेद जी टाटा। जैसे इंदिरा गांधी जी के जो पति थे, क्या नाम था? फिरोज गांधी। तो फिरोज नाम से मुस्लिम लगता है, फिरोज मुस्लिम नहीं थे, पारसी थे। ऐसे ही आपको होमी जहांगीर भाभा मिलेंगे, होमी जहांगीर भाभा। तो ये लोग के जो नाम मैच करते हैं ना, मुसलमानों से मैच करते हैं, बट वो मुस्लिम नहीं है, वो भी एक धर्म ही है। नौरोज त्यौहार पारसियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसीलिए बता रहे हैं कि स्टैटिक जीके में बिना हाथ पैर का क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से कहाँ उठा के पूछ देगा। नवरात्र जिस तरह हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है, उसी तरह पारसियों का पवित्र त्यौहार नौरोज है। कौन सा है? नौरोज। पारसी बेसिकली ईरान के रहने वाले थे, वहाँ सिया सबका इस्लामिक जब आया वहाँ पे, फिर सियाओं की बढ़ोतरी हुई तो भगा दिया सभी लोग, कोई गुजरात महाराष्ट्र में आके रखे थे लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? अरे यार मोबाइल वाला ईयरफोन यूज कर लेते तो मोबाइलवा में सावजिया तोरे पास कैसे चल जाता? बकलोलवा है क्या? अजीब अजीब दिमाग लगाता है लोग। मोबाइल यूज कर लेते,
तो दिक्कत हो जाता है। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं, अभी 2 मिनट में सही हो जाएगा आवाज़। देखिए ध्यान से, मोटर इधर ऑन है, इस वजह से दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा सा आवाज़ पकड़ ले रहा होगा। दादा भाई नौरोजी से याद रहेगा, दादा भाई नौरोजी थे। कितने बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे पता है? 3 बार। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, कांग्रेस के कुल कितनी बार अध्यक्ष बने थे? 3 बार। मद्रास में कौन बने थे? तो भैया यहाँ पर बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। जबकि इसके बाद जब इलाहाबाद में हुआ था ना, तो जॉर्ज यूल बना था। कौन बना था? जॉर्ज यूल बने थे, जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज था, जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज था जो अध्यक्ष बना था। इसके बाद विलियम बेडरबन बना था, बेडरबन। विलियम बेडरबन ऐसा अंग्रेज था जो 2 बार अध्यक्ष बना था। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह कौन सा अंग्रेज था जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना? वह कौन सा ऐसा ब्रिटिश अंग्रेज था जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो विलियम बेडरबन बना था, विलियम बेडरबन। और ऐसे इलाहाबाद में जॉर्ज यूल था। इलाहाबाद में कौन था? जॉर्ज यूल। तो ये पहले इतना देख लेते हैं जो 1900 से पहले का था, इसको पहले याद कर लेंगे, फिर देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 88 में। कब हुई? सॉरी 85 में। कहाँ था? बम्बई में। हालांकि इसको पूना में स्थापित करना था, लेकिन पूना में एक बीमारी फैल गई थी जिसका नाम था प्लेग। क्या नाम था? प्लेग। हाँ, अजीम प्रेम जी, चलिए ध्यान से देखिए। अजीम प्रेम जी पारसी नहीं है, चलिए ध्यान से देखिए। छोड़िए भाई, अब पारसी से जो क्वेश्चन आने थे उतना ही बता दिए, अब ज़्यादा उधर पारसी में नहीं जाइए, उधर आधार कार्ड थोड़े बनवाना है उन लोग का। अब ये कलकत्ता में ध्यान से समझिए, ये गजब विडम्बना देखिए। 1896 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। रहमतुल्लाह क्या कर रहे थे? सयानी कर रहे थे। रहमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इन्हीं के समय में पहली बार क्या गाया गया था? तो वंदे मातरम। क्या गाया गया? वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है ना, वो गाया गया था वंदे मातरम को। किसे गाया गया? वंदे मातरम। अब आप एक चीज़ विडम्बना देखिए, आज के वक्त में मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अब भैया बोलो चाहे ना बोलो, हम तो बोलते हैं। हमारा कोई कहेगा हनुमान चालीसा पढ़ो तो हम पढ़ देंगे, हमारा कौन चीज़ आता है। लेकिन एक बात देखिए कि जो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था वो एक मुस्लिम की अध्यक्षता में ही गाया गया था, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। हद है यार, अब क्या बोले हमको। एक आदमी का हम ना टीवी में डिबेट सुन रहे थे, वो टीवी पे बैठ के कह रहा था ना कि टीवी नहीं देखना चाहिए। अरे यार, हमको समझ में नहीं आया क्या कहें, हम इनको क्या जवाब दें। सोचो यार कितना अजीब लगेगा। टीवी पे बैठ के नसीहत दे रहे थे कि टीवी देखना आराम है। अरे भाई, तो खुद टीवी पे बैठ के बोल रहा है टीवी देखना आराम है, क्या समझ में नहीं आया आप। खैर छोड़िए उस सब बात को। ये सब ये लोग जानते हैं, ये खुद एक ठो चुनावी मुद्दा बना के दे देते हैं लोग। अब भाई क्या हमको नहीं समझ में आता है यहाँ। खैर कोई बात नहीं, हम आपको वंदे मातरम से रिलेटेड एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बताते हैं। वंदे मातरम संस्कृत में लिखा है। एक्चुअली में पहली बात तो बहुत कम लोगों को पूरा याद रहता है वंदे मातरम। याद रहता नहीं रहता है उसकी बात नहीं है, लेकिन इसको ना एक वंदे मातरम को हिंदी में ट्रांसलेट करके उन लोगों को दिया गया था जो लोग इसका विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे कि भैया हम वंदे मातरम नहीं बोलते। तो कुछ नहीं किया गया, उन्हें बताया भी नहीं गया कि ये किस चीज़ का ट्रांसलेशन है, और कहा गया कि इसको पढ़िए तो इसे हिंदी में किया गया है, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कोई गलती नहीं। कहा कि मतलब इसमें कोई धार्मिक रूप से भी तो गलती नहीं है। तो उन लोगों ने कहा नहीं, धार्मिक रूप से भी कोई गलती नहीं है। तो फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ाया गया कि भैया इसमें कोई गलती है। तो कहा कि नहीं, कोई तो गलती नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब उसको संस्कृत में किया गया ना वंदे मातरम से, तो सब गलती निकल गया। तो यार ऐसा थोड़ी होता है, ट्रांसलेशन से कोई मतलब होता होगा। छोड़ो यार, ये पॉलिटिक वाला चीज़ है। पॉलिटिकल चीज़ और रिलीजियस चीज़, ये इसका एक के चीज़ें होता है। पॉलिटिक्स और रिलीजन का एक सिद्धांत होता है कि हम किसी का सुनेंगे नहीं, दूसरे का चलने नहीं देंगे, बस
तभी पॉलिटिक्स कर सकते हैं और रिलीजन कर सकते हैं। जहां दूसरे का सुनेंगे तब दिक्कत हो जाएगा। खैर, इस सबको हटाइए। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था तो उसमें बोला गया था। समझ में आ गया कि नहीं गया? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? अरे वाल्मीकि जी लिखे थे, बेवकूफ कहीं का। अरे पाड़ा, मतलब तुमको क्या बोले कर रहा है सर, वंदे मातरम वाल्मीकि जी लिखे थे। अरे तो रामायण कौन लिखे थे? हम। अरे ये बैल कहीं का, वाल्मीकि जी रामायण न लिखे थे, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी एगो इतना मोटा किताब लिखे थे, उसका नाम था आनंद मठ। वो संस्कृत की किताब थी। उस आनंद मठ में ना एक श्लोक लिखा था, वही श्लोक जो है एक पन्नमा को निकाल लिया गया, जिसे क्या कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। वाल्मीकि जी लिखे थे। इस सब इतिहास का हाथ गोड़ तोड़ देगा सब। चलिए, इसको याद करके आप दिखाइए, फटाफट बोलिए। हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं। शॉर्टकट क्या था भैया? बक मई बक, हालांकि 1 दर्जन का ट्रिक होता है, बक मई बक नाई लैम्पोक, तो सब याद रखने की जरूरत। बम्बई 1885, बम्बई योमेश चंद बनर्जी 72 लोग। 85 के बाद 86 के बाद कहाँ है? मद्रास में, सॉरी कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष, बोलिए, पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल, 2 बार बना विलियम बेडरबन। उसके बाद कहेगा कि वंदे मातरम कहाँ गाया गया था? तो वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए, सबसे ज़्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है, सबसे ज़्यादा जो अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में हुआ है। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, रहमतुल्लाह सयानी। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये पुस्तक का नाम क्या चीज़ है भाई? आनंद मठ। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है यहाँ पर। हालांकि जो विरोध करते हैं उसका मतलब पता है क्या है? विरोध करने का मेन कारण है वंदे मातरम, मतलब हम इस मिट्टी की, इस धरती की वंदना करते हैं, मतलब पूजा अर्चना करते हैं। और मुसलमान लोग में कहा जाता है कि आप भगवान के सिवा यानी अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं कर सकते। तो बस इसी का थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी यार, आगे बढ़े। एक लड़का कर रहा है सर, यूट्यूब पे बोले थे कि मैप का रजिस्ट्रेशन ऑन कर देंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? सर्वर में जगह नहीं है, अभी इसको बना रहे हैं। आज रात में बढ़ा देंगे तो कल शायद चालू कर दें। इसको जल्दी याद कीजिए, फिर हम मिटा के पूछेंगे अगला सवाल। इसमें हम आपको 1800 वाला बताए हैं टोटल, 1800 वाला। अब 1900 वाला बताएंगे, 1906, 1907, 1916, 1917, 1918, फिर 1923, 24, 25, फिर उसके बाद 1929, 1931, फिर 38, 39, इस तरह से बताएंगे। जल्दी, इसको याद हो गया कि नहीं याद हो गया? हम 2 मिनट का समय देते हैं, फिर पूछेंगे। हरमिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला का संत। इसको याद हो जाना चाहिए आपको। चलिए, क्वेश्चन बताइए। एओ ह्यूम किस देश के रहने वाले थे? एओ ह्यूम किस देश के रहने वाले थे? आंसर तुरंत आना चाहिए, तुरंत। तुरंत आंसर आना चाहिए, इतना टाइम लगेगा। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड, वेरी गुड। हाँ, फटाफट आंसर दीजिए। स्कॉटलैंड वाले थे। सैन्य अधिकारी थे, असैन्य अधिकारी थे? सैन्य या असैन्य थे? आंसर दीजिए, सैन्य या असैन्य? हाँ, वेरी गुड, असैन्य अधिकारी थे, असैन्य अधिकारी थे। इनका निवास स्थल शिमला था। इन्हें शिमला बहुत अच्छा लगता था, इसलिए इन्हें शिमला का संत कहा जाता था। शिमला का संत कहा जाता। आप लोग का भी शादी ब्याह हो जाएगा तो शिमला जाइएगा, आप भी जाइएगा, मैडम को भी ले जाइएगा अपने। अभी जाके क्या कीजिएगा? बर्फ़ खोदिएगा वहाँ जाके। हाँ, चलिए, शिमला गया था। किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था पहली बार? किस अधिवेशन में? कहाँ के अधिवेशन में? मतलब जब अधिवेशन बोलिएगा तो साल भी बोलिएगा, जगह भी बोलिएगा। किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था?
हाँ 1896 में, वेरी गुड, 1896 में गाया गया था कलकत्ता में। रहमतुल्लाह सयानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, वेरी गुड, बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज अध्यक्ष का नाम क्या था? पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, वेरी गुड, जॉर्ज यूल। 2 बार बना था विलियम बेडरबन, 2 बार बना तो विलियम बेडरबन, 2 बार बना विलियम बेडरबन। किस वायसराय के काल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी? किस वायसराय के काल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी? हाँ डफर था बेवकूफ़ कहीं का वो। चलिए अब आगे देखते हैं। एक 1906 देख लेते हैं, जब स्वराज पारित किया गया था। 1907 देख लेते हैं, जब 1907 में जब सूरत में विभाजन हो गया। 1911 देख लेते हैं, जब जनगणमन हो गया। 1916 देख लेते हैं, जब कांग्रेस दोबारा विभाजन के बाद फिर वापस क्या हो गई, एक हो गई थी 1916 के विभाजन के बाद वहाँ पर। और 17 देख लेते हैं, एनी बेसेंट पहली महिला बन गई थी 17। और 1918 देख लेते हैं हम लोग, एनी बेसेंट के बाद 1918 में जो दिल्ली में यहाँ पे बम्बई में हुआ था, जो दोबारा फूट पड़ गई थी। तो एक इसको देख लेते हैं हम लोग पहले इतना। अब नेक्स्ट पेज में इसको देख लेते हैं। वेरी गुड, आंसर सही है आप लोग का। देखिए 1906 में कहाँ हुआ भैया? कलकत्ता में। 1906 में कहाँ हुआ? कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी फिर बने थे। 1906 कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। 1906 में कलकत्ता। 1907 में कहाँ हुआ था? सूरत में। 1907 में सूरत में हुआ था। 1907 में सूरत में हुआ था। अब देखिए तो आवाज क्लियर आ रहा है, मोटर बंद कर दिए। देखिए तो आवाज क्लियर आ रहा है। आवाज क्लियर आया या नहीं आया? मतलब पहले जैसा है कि मतलब चलिए थोड़ा सा घड़घड़ाहट कम हुआ होगा। चलिए देखिए ये 1906 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1907 में सूरत, 6 में कलकत्ता, 7 सूरत, 8 11 कलकत्ता में हुआ। 16 में लखनऊ, महात्मा गांधी इसमें आए थे। लखनऊ महात्मा गांधी इसमें भाग लेने गए थे। 17 में दोबारा कांग्रेस में क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। मतलब कलकत्ता में हुआ था, दोबारा विभाजन नहीं, कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट बनी थी कलकत्ता में। उसके बाद जब बम्बई में हुआ तो दोबारा विभाजन हो गया। बम्बई 1918 में कहाँ हो गया? बम्बई में। 1918 बम्बई, 1918 कहाँ हो गया? बम्बई। इसको याद कीजिए, फिर पूछते हैं हम आपसे। 1916 में दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने स्वराज का प्रयोग किया, स्वराज, कि हमें अपना राज्य चाहिए। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पारित हुआ? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग किया था। 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग किया था। 1916 बोल दिया क्या? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग किया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक, मराठी थे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मतलब हमारे ऊपर हमारा राज होगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और अगर आज का विद्यार्थी, अगर आज देश गुलाम हो जाता है, आज गुलाम छोड़िए ना, आज का लड़का क्या कहता है? दहेज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अरे गधो, दहेज की छोड़ो, अगर मर्द हो ना तो अपने बलबूते पे अपने सपने को पूरा करो। मर्द हो तो अपनी कमाई से गाड़ी खरीदो, अपनी कमाई से फ्रिज कूलर खरीदो। दहेज मांग के मर्द कहलाते हो। मूछ रख लेना मर्द की पहचान थोड़ी है। तो मूछ तो कुत्ते बिल्लियों के भी होते हैं। कम से कम आज आपको देश को आज़ाद करने की पीड़ा आपके कंधों पे नहीं है, लेकिन देश में जो अभी के वक्त में कुरीतियां पल रही हैं, इन्हें आप दूर कीजिए। और अगर नहीं दूर कर सकते हैं तो धिक्कार है आप लोग को, हमारे समाज को, हम जैसे लोगों को। हम ही लोग तो बढ़ावा देते हैं। सोचिए, जब उस समय थे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कितना मुहिम लड़के विधवा पुनर्विवाह को लाया था। दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की लड़ाई के लिए क्या क्या नहीं किया। महात्मा गांधी ने बाल विवाह को खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं किया। अंग्रेजों से मिलकर शारदा एक्ट लाया। आप आजादी नहीं दिला सकते हो, अब देश क्या आजाद है? कम से कम कुरीतियों को तो दूर कर सकते हो यार। अजब हाल है, लड़का सबसे दहेज मांगता है सब, इसीलिए लड़कियां इज्जत नहीं करती हैं। हम अगर लड़की रहते
और हमसे किसी का ब्याह होता और वो दहेज लेके जाता ना, तो हम तो उसको पहले दिन से उसको असर दिखा देते। हम कहे सुन 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 सुनते ज़्यादा मत कूद, हमको पूरा पढ़ा लिखा है कि लड़कियों को कितना कानून है। एक बार फोन करेंगे पुलिस आएगी तेरे पास। अब पहली बात, ये मेरा ससुराल उसुराल कुछ नहीं है, ये मेरा हॉस्टल है जिसका एक ही बार हमने फीस पेड कर दिया है। हॉस्टल में महीने महीने फीस होता है ना 5,000 6,000, तो ये मेरा हॉस्टल है, एक ही बार हमने पेमेंट किया है जिसका नाम है दहेज। डाउन पेमेंट किए हैं, डाउन पेमेंट। भाड़ में गया ससुराल, दिस इज माई हॉस्टल। सास ससुर समझो तुम लोग हॉस्टल के वार्डन हो लोग, समझ में आ गया ना। दहेज लियो इज्जत तो लोगे, या तो दहेज लो या तो इज्जत लो, कोई एक लो। समझ में आया कि नहीं आ गया। और लड़कियों को तो भैया इतना पावर है ना, इतना पावर है, इसे चाहे कोनो ऑनलाइन में लड़की कह देगी क्लेम करके कि खान सर हमारा बोल रहे थे ससुराल जेल चल जाएंगे। मतलब जेल नहीं, मतलब समझ लो यार, बहुत पावर है, बहुत ज्यादा एक्सेस पावर है उनके पास, लड़कियों के पास। तो भाई आप भी समझिए, दहेज वगैरह की चीज़ों को दूर कीजिए, अभी के वक्त में है आपके पास। और आप भगवान से दुआ मांगते हो ना, भगवान को ब्लैकमेल करते हो आप लोग, ए हनुमान जी पास कर दीजिएगा, 2 किलो पेड़ा चढ़ाएंगे। अरे यार तुम भगवान को एक दरोगा से नीचे समझ गए। दरोगा को कहोगे ना कि दरोगा जी छोड़ दीजिए, 2 किलो पेड़ा खिला देंगे, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। लेकिन भगवान को ब्लैकमेल करता है, सर हम मिठाई चढ़ाएंगे। अरे यार कम से कम भगवान के सामने जाके दुआ मांगो, हे भगवान मेरा रिजल्ट दे दीजिएगा। हम आपको साक्षी मांग के कसम खाते हैं कि हम अपने विवाह में दहेज नहीं लेंगे, ताकि किसी बेटी का बाप दिल से ना रो दे। ये मांगिए भगवान से। तो भगवान से पेड़ा चढ़ा के बोलता है, तोरा पेड़ा का भूखल है रे भगवान। सृष्टि का रचयिता को तुम 2 किलो पेड़ा चढ़ा के सोचता है कि बड़का भारी एहसान कर दिए वहां पे। अरे मांगना है तो मांगो ये सब कि भगवान हम इस बार किसी गरीब को खाना खिला देंगे। भगवान खाना के थोड़े भूखल है यार, चढ़ाइए, आपकी आस्था हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन से सोचिए। भगवान भी उब गया है ससुरा, देखता होगा लाइन में देखा, देखो 2 किलो पेड़ा कहेगा, इतनी सूट बूट में ही 5 किलो पेड़ा चढ़ाएगा, ये तो कुछ लेके नहीं आया, नहीं चढ़ाएगा। भगवान भी उब गया यार, उसका भी दिक्कत हो गया। चलो देखो ध्यान से, स्वराज की मांग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज की मांग किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। मराठी जो थे ना भैया, मराठी एक चीज है उन सब में भैया, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था शिवाजी के समय में, लेकिन अगर कोई मराठियों को चैलेंज किया ना तो नहीं छोड़ता था उस वक्त में। औरंगजेब को तो शिवाजी मुता दिए थे। चलिए सूरत देखते हैं। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया? रास बिहारी। अब यहां देखिए, मेरी ओर ध्यान से समझिए। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसके जो शुरुआती 20 साल था, यानी 1885 से 1905 तक। देखिए जब बात कांग्रेस की आती है ना, तो आजादी के पहले की कांग्रेस, इवन 19 इंदिरा गांधी से पहले की कांग्रेस एक अलग कांग्रेस थी। और उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस में इतना ना विभाजन हो गया कि अभी का कांग्रेस और उस समय के कांग्रेस में बहुत का अंतर आ गया। तो उस वक्त कांग्रेस ने लड़ाई की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप बताइए सुभाष चंद्र बोस कहाँ से उभरे? सुभाष चंद्र बोस को इंडिया ने कैसे जाना? जब तक वो कांग्रेस के मंच पे नहीं आए थे, बाद में उन्होंने बहुत काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें एक मंच मिला था उसके लिए। तो शुरुआती का 1885 से 1805 का काल, ये शुरुआत का 20 साल को मराठी स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा ना कि ये भिक्षा का समय था। कांग्रेस के लोगों ने हाथ में कटोरा लेकर भिक्षा मांगा था, भीख मांगा था। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और कहा था कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, भैया भीख मांगने से आजादी नहीं मिलेगी। अगर साल में बरसाती मेढक की तरह एक बार कांग्रेस की मंच पे टर टर तराएंगे तो कांग्रेस से कभी आजादी नहीं मिलेगी, हमें गरम दल होना पड़ेगा। तो 1905 में ही एक चिंगारी लग चुकी थी, जो 1916 में 6 में भी दिख सकती थी, लेकिन 1906 में इसलिए नहीं दिखाई दी कि दादा भाई नौरोजी एक बहुत सीनियर थे, उन्हें वयोवृद्ध कहा जाता था, उनके आगे किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन 1907 में जब रास बिहारी बोस आए, तो यह रास बिहारी बोस 1907 के वक्त में थोड़ा यंग थे और उनकी वो छवि नहीं थी, इसलिए कांग्रेस के अंदर बगावत हो गया और 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल, ये क्वेश्चन पूछेगा कि गरम दल के लोग गांव के रहने वाले थे कि शहर के रहने वाले थे? तो गरम दल के लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, क्योंकि गांव वाले आज भी मार धाड़ में आगे रहता है। सर मार होगा ना तो गांव वाला पहले पीटना चालू करेगा, मार 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 मार। अब मार उनके पूछेगा का भइल रहल, कोनो गाड़ी लगड़ी ले रहल का, हाँ पी के चलावत रहल। अगर आप शराब पी के एक्सीडेंट हो जाएंगे ना तो इलाज बाद में, पहले यूं पीटो ससुरा तुम। शहर का आदमी ना बहुत शालीन होता है। ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, एक्सीडेंट, ओ माई, कॉल टू एम्बुलेंस, कॉल टू एम्बुलेंस, डोंट टच, you will in the police investigation, your name will come in the police investigation, don't touch, don't touch, पुलिस ससुरा। यहाँ पे गांव वाला मार ससुरा, बाद में सब होगा तुम देखा जाएगा।
तो गांव के लोग ज्यादातर कौन थे? हिंसावादी या फिर गरम दल वाले। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गरम दल वाले ज्यादातर कहाँ के थे? गांव वाले थे। आप में से जितने लोग गांव के होंगे उनको पता होगा भैया बिहार में तो एक सिद्धांत चलता है, बात कम लात ज्यादा, मारो ससुरा, बाद में जो होई तो देखल जी। आगे देखते हैं तो इसमें क्या हुआ, रास बिहारी बोस। और यहाँ पहली बार कांग्रेस में फूट देखने को मिला। कांग्रेस में क्या हो गया? फूट हो गया। क्या हो गया? फूट। कांग्रेस में फूट हो गया। एक हो गया गरम दल, कौन हो गया? गरम दल। और एक हो गया नरम दल। नरम दल, गरम दल और नरम दल। गरम दल के लोग कहाँ के थे? ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, ग्रामीण। और नरम दल वाले कहाँ थे? शहरी थे, शहरी। मान के चलिए कि गरम दल वाला हिंदी मीडियम और नरम दल वाला सीबीएसई बोर्ड, ऐसे समझ के चलिए। सीबीएसई बोर्ड वाला वैसे भी नरम दल वाला रहता है, वो झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा। सीबीएसई वाला झगड़ा करेगा तो बाल नोच लेगा, कान नोच लेगा, बकोट लेगा, यही सब है। और हिंदी मीडियम वाला ले ससुर मार थुथुरे नोच देगा। ऐसे बचपन में आदमी ऐसे मुकवा निकाल के मारता था इसे। आगे समझते लो। तो ये पहली बार कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। आगे बढ़े, कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ गई। इसी बीच 1911 में इंग्लैंड का राजकुमार विलियम प्रिंस ऑफ वेल्स राजकुमार भारत में देखने चले हैं। भारत को क्या करने हैं? देखने चले हैं। तो उनके में भारत में गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह बनाया गया था और जनगण मन अधिनायक जय है गाया गया था। जनगण मन अधिनायक जय है कब? 1911 में। ये भी कलकत्ता में ही, वंदे मातरम भी कलकत्ता में और जनगण मन भी कलकत्ता में। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जबकि इसकी अध्यक्षता विशव नारायण ने किया था। किसने किया था? विशव नारायण। विशव नारायण ने। क्या गाया गया था भैया? जनगण मन, जनगण मन, जनगण मन, जनगण मन, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। जनगण मन को पहली बार कहाँ गाया गया? मेरा वाला नेट रुक रुक के चला। कलकत्ता में गाया गया था। विशव नारायण थे। कौन थे भैया? विशव नारायण। कौन थे? विशव नारायण। याद रखिएगा। जनगण मन 1911, जनगण मन 1911। फटाफट बोलते चलिए। जनगण मन कब गाया गया? तो 1911। जनगण मन कब गाया गया? 1911। जनगण मन 1911। जनगण मन 1911। बंगाली में कौन लिख रहा है भैया? हमको बंगाली पढ़ने नहीं आता है। तुम ही बंगाली लिखबोन, आमी पढ़बो ना, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू पढ़ो बंगाली। बंगाली, बंगाली में नहाने को बोलते चांद कोरबी, आमी कोरबे ना, तुम ही कोरबी। बंगाल में कुछ पिया नहीं जाता, खाया जाता है। जल खाबेन, आमी खाबो ना। देखो भैया यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ एंट्री मारेंगे महात्मा गांधी। 1916 में महात्मा गांधी घूमने गए थे लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चंद्र मजूमदार, एसी मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार, मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का जो गरम दल था और प्लस नरम दल था और प्लस मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, इनको तो भैया अलग डिमांड था भाई साहब। यहाँ पर मुस्लिम लीग, यहाँ पर ठीक है, मुस्लिम लीग कह रही थी कि भैया हमको मुसलमानों की क्या चाहिए? अधिक चिंता। भैया देखो भाई, एक सीधी सी बात, आप बुरा मत मानो, किसी भी धर्म को सबसे ज्यादा तकलीफ उस धर्म को मानने वाले ही लोग पहुंचाएंगे। चाहे आप महाभारत में देख लो, दोनों ओर से कौन लड़ रहा था? कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं थे। चाहे लंका में देख लो, दोनों ओर से कोई, चाहे आप मुसलमान में देखो, करबला में जो हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को मार कर सर हटा दिया यजीद, वो भी मुसलमान ही था। दिल को तकलीफ बाबू अपने ही पहुंचाते हैं, वरना गैरों को तो पता ही नहीं कि ये दिल दुखता किससे। इसलिए आपको कभी भी आपके पड़ोसी से खतरा नहीं है, आपके अपने परिवार को टूटने से बचाइए। तो जो लोग धर्म धर्म चिल्लाते हैं ना कि हमारा धर्म, इस्लाम खतरे में, तो कोई ईसाई खतरे में, तो कोई हिंदू खतरे, भैया खतरा केवल अपने आप से होता है। तो यहाँ मुस्लिम लीग कह रही थी कि भैया हमको लिए अलग क्षेत्र दे दो। यहाँ पर देखिए ये मांग रही थी ना, पाकिस्तान के लोग, उससे जाके पूछिए कितना खुश हो तुम, पाकिस्तान से लोगों से जाके कितना खुश हो। और हमको ये समझ में नहीं आता है, हम अपने पूर्वजों का धन्यवाद देते हैं। कहीं ससुरा हम लोग को भी लेके चल गया रहता, कहीं लाहौर कराची में तो ससुरा कहीं बम ला के एगो पैर उड़िया गया रहता, विकलांग होकर चलता। क्या हुआ भाई? तो मस्जिद में बम फूट गया था, ठीक हुआ हमारा पूर्वज भारत में रह गया।
हम शान से कहते हैं हम लोग कि हिंदुस्तानी है लोग, नहीं तो वहाँ जाके मरा गए रहते लोग। तो ये अलगे बवाल कर रहा था। नरम दल वाले कह रहे थे आराम से मांगो, गरम दल वाले कह रहे थे कि तू आज़ादी देगा कैसे नहीं रे, तोरे बाप का है, यहाँ पे मारेंगे, बम उधी आ जाएगा यहाँ पे। तो बाद में आगे जाके ये तीनों एक हो गए सब, ये तीनों एक हो गए सब, ठीक है, 1916 में। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक एक नहीं हुआ सब, फिर से मुस्लिम लीग अलग होना ही था, वो तो सबको पता था, इनको अलग होना ही। आगे अभी पढ़ाएंगे मुस्लिम लीग ने क्या क्या किया, और उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारा है इन लोगों ने। चलिए ध्यान से देखते हैं। लो नहीं, कौन? नहीं नहीं, दूसरा फोन कर देता बीचवे में, आधा दिमाग तो ये कस्टमर खाए रहता है सब, ब्लॉक मार देने लायक, ब्लॉक। जो अभी से चिल्लाने लगा से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलो एमपीपीसीएस के लिए कौन कह रहे हैं भैया? एमपीपीसीएस भाई ये पढ़ो ना, ये वादा करते हैं कि आप दहेज नहीं लेंगे, बहुत बढ़िया भाई। शिवशंकर कुमार कह रहे हैं कि सर हम वादा करते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे। हम भी आपको सबके सामने कहते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं, स्पेशली भैया शिवशंकर जी का रिजल्ट जैसे भी मन वैसे कराइए, हमारे बदले कुछ पुण्य उन्य काट के उनका जल्दी से रिजल्ट दिला दीजिए। हम उन सारे लड़कों को कहते हैं भाई साहब समाज की कुरीतियों को दूर करो, अब भगवान से यही सब मांगो, दिल से दुआ लो यार, किसी से दिल से दुआ लो। यमराज को भी पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। लोग कहते हैं ना मौत को टाला नहीं जा सकता, किसी की सच्ची दुआएं तुमको मौत टाल सकती है यार, वरना फिर क्या चीज होती। चलो यहाँ देखते हैं आगे। 1917 में फिर भैया कलकत्ता में हो गया। कलकत्ता में सबसे ज्यादा अधिवेशन हुआ है, कहेगा कि सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। इस बार बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्वेश्चन पूछेगा, एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। ये फर्स्ट फीमेल थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट फीमेल थी, पहली महिला अध्यक्ष फर्स्ट फीमेल थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कब बनी? कलकत्ता। अब देखिए भैया, अभी 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस दोनों मिले थे तो, और 1918 में ये मुंबई में अधिवेशन होगा। 1918 के बम्बई अधिवेशन में हसन इमाम जो थे, इनके समय कांग्रेस का फिर से विभाजन हो गया। हसन इमाम कौन थे भैया? हसन इमाम क्या हुआ? बम्बई में कांग्रेस का फिर से फूट पड़ गया। फिर से क्या हो गया? फूट पड़ गया। फिर मुस्लिम लीग अलग हो गई, गरम दल अलग हो गया, नरम दल अलग हो गए, लोग मारधार चालू हो गया। फिर आज मारोधार जरूरी था अंग्रेजों को, अंग्रेजों का कंफ्यूज आ गया था सब, हाथ जोड़ के जाता था सब अंग्रेज सब, व्हाट यू वांट मी, व्हाट यू वांट मी, पता चला वो गरम दल वाला है सब, मार के मुंह हाथ फोड़ दिया सब, आया सब बेचारे मुंह हाथ फोड़ा के सोचा मार दिया सब गरम दल वाला, अंग्रेजों बंदूक निकाला सब, कौन मारा है चुचरा? तो वहां जाके गांधी वाला आदमी लोग नमस्कार, एक गाल पे मारे तो दूसरे पे, अंग्रेजवा फुल कंफ्यूज आ गया था सब कि ससुरा ये नरम दल वाला है कि गरम दल वाला है। रीजन क्या था? नरम दल वाले थोड़ा सा बात तो समझते थे सब अंग्रेजों को, अंग्रेज फुली कंफ्यूजन में थे सब, वो चाहते थे सब या तो यार पूरी तरह से नरम दल हो जाओ या तो पूरी तरह से गरम दल हो जाए। भारत वाले कंफ्यूज कर गए थे, गरम दल वाले घींच देते थे, नरम दल वाले सुलाते थे, ओ माय गॉड कोई बात नहीं, सीबीएसई बोर्ड कोई दिक्कत नहीं है, आओ बैठो खरगोश बैठो, पगला गया था सब अंग्रेज। तो ये फूट जरूरी भी था, समझ में आ गया। मुस्लिम लीग वालों के तो बात ये अलग छोड़ दीजिए, उन सब का तो कोई दूसरे लेवल था उन सब। तो ये बताइए 1916 वगैरह ये सब समझ में आ गया। पहली बार स्वराज की मांग, कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार जनगण मन अधिनायक जो है 1911 कलकत्ता अधिवेशन,
1911 कलकत्ता अधिवेशन, बिशप नारायण सिंह। कौन थे? बिशप नारायण। कांग्रेस में फूट पहली बार कब पड़ी थी बताएंगे? कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ गई? कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ गई? कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी थी 1907 में। कांग्रेस, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग एक हो गए थे। गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग एक हो गए थे। गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग एक हो गए थे 1916 में। 1916 में भैया, 1916 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस अधिवेशन में बनी थी? अधिवेशन का ईयर और अधिवेशन का शहर। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब और किस शहर में बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष कब और किस शहर में बनी थी बताइए? कलकत्ता। 1917 शहर का नाम हम बताएंगे, कोलकाता। 1917 कोलकाता। 1917 कोलकाता। कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन कब हुआ था? 1918 बम्बई। 1918 बम्बई। 1918 बम्बई। दूसरी बार विभाजन हुआ 1918 बम्बई। दूसरी बार विभाजन हुआ बम्बई। आगे बढ़े, चलिए 1918 तक हो गया ना। दूसरी बार विभाजन कब हुआ? बम्बई में। कौन थे? हसन इमाम। कौन थे भैया? हसन इमाम। 1923 वाला देखते हैं, 23 1924। ये दो लाइन से देख लिए, 23 24। एगो याद रखिएगा 29 और एक तो याद रखेंगे 31 29 31 37 नहीं, हाँ 37 38 39 37। ये इतना याद रख लेते हैं इस वाले में, फिर उसके बाद आगे देखेंगे लोग हम लोग। 1923 वाला अधिवेशन कानपुर, सरोजनी नायडू, सॉरी यहाँ पे ये सरोजनी नायडू कर रहे हैं। 24 वाला जो था वो महात्मा गांधी ने किए थे। अच्छा 24 ने लिखे हैं, 22 छूट गया, 22 भी जरूरी है। 25 यहाँ पे देखिए, 22 नहीं लिखे यहाँ पर, 22 जरूरी नहीं, कुछ खास तो जरूरी नहीं रहेगा। 22 24 वाला अधिवेशन जो था यहाँ से 22 23 उतना खास जरूरी नहीं रहेगा। देखिए महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस के 1924 के बेलगाम अधिवेशन में बने थे। महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस के अधिवेशन में 1924 में हुआ था, कर्नाटक के बेलगाम में। महात्मा गांधी जब बने थे वो कर्नाटक के बेलगाम में बने थे 1924 में। ये महात्मा गांधी का पहला अधिवेशन था। 23 में तो जो था वो ये अबुल कलाम आज़ाद बने। और 25 याद रख लेंगे आप लोग, कोलकाता वाला, सरोजनी नायडू वाला। 25 भी जरूरी है, हालांकि 25 तो इसमें हटेगा कैसे? 17 25 मिटाना ही पड़ेगा। 25 कलकत्ता कानपुर अधिवेशन हो जाएगा 29 आइए 1931। चलिए पहले इतना देख लेते हैं। ये दिल्ली में हुआ, अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष। 24 में बेलगाम 25 में कानपुर, 29 में लाहौर, 31 में कराची। चलिए देखिए ध्यान से, दिल्ली में जो अध्यक्ष बने थे ना, अबुल कलाम आज़ाद बने थे। अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आज़ाद बने थे। अबुल कलाम आज़ाद। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे हमारे? अबुल कलाम आज़ाद थे। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। सबसे लंबे पद तक कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। कंटिन्यू 6 साल तक रहे थे, कंटिन्यू। तो ऐसे क्या, सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। और 23 कब बने थे? दिल्ली में। तो ये सब मत याद रखिएगा, सन याद रखने की जरूरत नहीं। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। अब देखते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का एकमात्र अधिवेशन कौन था जिस उनकी अध्यक्षता में हुआ था? बेलगाम अधिवेशन 1924। ये याद रखिएगा भैया, महात्मा गांधी एक के किए हैं इसलिए पूछेगा। बफरिंग हो रहा है। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता
महात्मा गांधी ने किया। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, नायडू, सरोजनी नायडू ये फर्स्ट इंडियन फीमेल थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल, याद रखिएगा। कहेगा प्रथम महिला तो भैया एनी बेसेंट, प्रथम महिला तो एनी बेसेंट, प्रथम महिला एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, सबसे लंबे समय तक अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय महिला में एनी बेसेंट हो जाएंगे, और पहली महिला में भारतीय महिला में सरोजनी नायडू, पहली महिला में एनी बेसेंट। 25 वाला जो था कानपुर में था, 29 वाला लाहौर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आज़ादी से पहले बहुत खतरनाक काम किया। इन्होंने ही 26 जनवरी को स्वाधीनता से संग्राम मनाया था, और पहली बार भारत में किसी ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। पूर्ण स्वराज मतलब अब हमको कुछ नहीं चाहिए भैया, पूरी तरह से आजादी चाहिए। तो भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज किसने मांगा था? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू। इससे 2-3 क्वेश्चन पूछता था, और इन्होंने ही कहा था कि आगामी 26 जनवरी को, लेकिन भैया एगो दिक्कत हो गया कि कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता था, और आगामी 26 जनवरी जब करिएगा, आगामी 26 जनवरी तो भैया 1929 से, ये तो दिसंबर में होता था, 26 जनवरी करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार रावी नदी के तट पर लाहौर में तिरंगा झंडा लहराया गया था। रात के पूरी रात 12 बजे एकदम, जब पूरी दुनिया सो रही थी, उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब रात के अंधेरी में पूरी दुनिया सो रही थी तो भारत अपना तिरंगा झंडा को लहरा रहा था। और उसी समय से कसम खाया गया कि हम आज़ादी कभी भी मिले, 2 साल में मिले, 10 साल में मिले, कभी भी मिले, हम अपना तिरंगा झंडा 26 जनवरी को ही लहराएंगे, और इसी दिन हम मनाएंगे कि हम आज से स्वाधीन हो गए, आज से हम आज़ाद हो गए। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार लाहौर में लहराया गया था, और उसी दिन हम कसम खाते थे कि हम फिर आज़ादी लेकर रहेंगे। अगली साल फिर 31 में मनाया गया, हम आज़ाद नहीं हुए, 32 में फिर भी आज़ाद नहीं हुए, 26 जनवरी 1947 को भी आज़ाद नहीं हुए, और अंततः 15 अगस्त को आज़ाद हुए। तो भैया जिस आज़ादी को हम लोग पिछले 17 साल से मनाते आ रहे थे, 1930 से हम लोग 26 जनवरी को झंडा लहरा रहे थे, और अचानक ससुरा अंग्रेजवा 15 अगस्त को आज़ादी दे के चले गए सब, तो हम लोग क्या करें? उस दिन तो भूलेंगे नहीं। तो क्या किया गया? कहा गया कि देख भैया 15 अगस्त को हम आज़ादी दिवस में घोषित कर देते हैं, और संविधान को रोक के रख, 26 जनवरी को संविधान लागू करा देंगे। तो 47 में आज़ाद हो गए, और संविधान बना अगले 3 साल में। तो संविधान नवंबर में बनके तैयार हो गया था, लेकिन उसको जानबूझ के रोका गया कि 2 महीना, ना 2 महीना रोक दूंगा, पे चढ़ा दिया जाएगा जाके जनवरी में 26 जनवरी। और 26 जनवरी को जैसे संविधान बना दिए ना, तब हम तो स्वाधीन रहे ही नहीं, हमरे ऊपर चढ़ गया संविधान। आज के समय में कोई स्वाधीन है? हम लोग तो क्या है, हम लोग अब संविधान के अधीन है। और संविधान कहता है कि भारत एक गणतंत्र है, गण मतलब लोगों का, तंत्र मतलब सिस्टम, लोगों का सिस्टम है। तो 26 जनवरी को हमने कह दिया गणतंत्र दिवस, जबकि पहले था वो स्वाधीनता दिवस। तो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर में 1929 में प्रण लिया था कि अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। आगे बढ़े, आगे बढ़े। छब्बीस जनवरी, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत महान व्यक्तित्व के थे। सरदार पटेल ने भारतीय संविधान में मूल अधिकार की मांग किया था। क्या कहा था? मूल अधिकार, मूल अधिकार। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग 29 लाहौर अधिवेशन नेहरू, 29 लाहौर अधिवेशन नेहरू, 29 लाहौर अधिवेशन नेहरू। मूल अधिकार की मांग 1931 कराची सरदार पटेल, 1931 कराची सरदार पटेल, 1931 कराची सरदार पटेल, 1931 कराची सरदार पटेल। कंप्लीट हो गया। 47 आने वाला है, देखिए ना, 31 तक आ गया। अभी 2 को बस याद करना है, और सुभाष चंद्र बोस को बस कंप्लीट हो जाएगा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? पहली बार तिरंगा स्टुगार्ट्स,
विदेश में पहली बार तिरंगा 1906 में ही लहरा दी थी एनी बेसेंट मैडम भीखा जी कामा ने। कहाँ पर जाके? जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में। बीपीएससी में पूछा था। चलिए ध्यान से देखिए, ये तो नक्शा के क्लास में आपको कहिए ने समझा देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए बता देंगे? बताइए। महात्मा गांधी का एकमात्र अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एकमात्र अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एकमात्र अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? चलिए 1924 बेलगाम। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। चलिए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। पहली बार वंदे मातरम कब और कहाँ? 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 ठीक है, 1896। अरे 1911 कौन बोल रहा है घोचू? 1911 में जनगण मन था कलकत्ता में। 1911 कलकत्ता जनगण मन था। विशव नारायण थे। कौन थे विशव नारायण? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय का नाम क्या? जॉर्ज यूल नहीं, डफरिन था। 38 हरिपुरा, 39 त्रिपुरी, 40 रामगढ़। 40 रामगढ़। तो जो 40 से 46 तक यही थे। देखिए ये 1938 में ना हरिपुरा में हुआ। हरिपुरा, हरिपुरा जो है वो गुजरात में, गुजरात में। उसके बाद 1929 में हुआ त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी में। त्रिपुरी, त्रिपुरी कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में। और उसके बाद से रामगढ़ में हुआ। रामगढ़, रामगढ़, रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में है। रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में है। सेना की छावनी थी। रामगढ़ क्या थी? सेना की छावनी थी। सेना की छावनी। रामगढ़ सेना आज भी रहती है रामगढ़ में। रामगढ़ छावनी में हुआ, झारखंड में है रामगढ़ छावनी। क्वेश्चन पूछेगा रामगढ़ ताल यानी रामगढ़ झील कहाँ है? रामगढ़ झील किस राज्य में है? रामगढ़ झील किस राज्य में है? बोलिए तो, रामगढ़ झील किस राज्य में है? रामगढ़ झील किस राज्य में है? झारखंड में है भैया। रामगढ़ ताल जो है ना, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल जो है, रामगढ़ झील है, एक तो ताल है। ये उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में रामगढ़। चलिए मेरी ओर देखिए, 1938 में हरिपुरा में हुआ ना, तो सुभाष चंद्र बोस बने थे। सुभाष चंद्र बोस। दोबारा 1939 में त्रिपुरी में हुआ ना, तो बवाल हो गया। सुभाष चंद्र बोस कहे कि हम ही दोबारा बनेंगे, और उधर महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी सिद्धारमैया बनेंगे। पट्टाभी सिद्धारमैया, पट्टाभी सिद्धारमैया बनेंगे। पट्टाभी सिद्धारमैया बनेंगे। ध्यान से समझिए। तो महात्मा गांधी चाहते थे पट्टाभी सिद्धारमैया बने,
क्योंकि कहेगा कि कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार कौन था, तो पट्टाभी सीतारमैया। कांग्रेस का पूरा इतिहास कौन लिखा है, पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। तो ये कांग्रेस का पूरा इतिहास पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। तो पहली बार यहाँ मतदान कराना पड़ा था, क्या किया था, वोट कराना पड़ा था, और इस वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इस वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। सुभाष चंद्र बोस एक गर्म दल के नेता थे। ये चाहते थे कि कांग्रेस भी अब पूरी तरह से गर्म दल हो जाए, लेकिन कांग्रेस में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा दबदबा था। और कहीं ना कहीं आप अभी युवा पीढ़ी में हैं, अभी आप नौजवान हैं, आपको लगता होगा कि नहीं गर्म दल से आज़ादी अच्छे से मिल जाएगी। यार इनफैक्ट रियलिटी ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता ना, तो 1947 में तो हम लोग कन्फर्म आज़ाद नहीं हुए रहते। चाहे नरम दल जोर लगा दे, चाहे गर्म दल जोर लगा दे, चाहे आपका गांधी जोर लगा दे, चाहे सुभाष चंद्र बोस, चाहे सरदार पटेल, कोई भी। द्वितीय विश्व युद्ध अगर नहीं हुआ रहता ना, तो 47 में तो हम आज़ाद नहीं हुए रहते, 55 के आसपास हुए रहते, 52-55 के आसपास में। क्योंकि 46 में तो अंग्रेजों ने अपना कारखाना अधिनियम लाया था। सोचिए ना, आज़ादी के 1 साल पहले, मतलब कारखाना अधिनियम तो 1891 से आ गया था, लेकिन सुधार यहाँ तक कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में इतना ना पिटा गया, तो हम लोग को कहीं ना कहीं हिटलर और जापान को भी धन्यवाद करना चाहिए हमारी आज़ादी में। उन लोगों ने भी बहुत मार मारा था। तो महात्मा गांधी ने इनका विरोध हो गया, तो ये क्या किए, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अधिवेशन को छोड़ दिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ दिए। तो ये पद तो खाली हो गया। ये पद क्या हो गया, खाली हो गया। तो महात्मा गांधी कह रहे थे, पट्टाभी बैठ जाओ, खाली हो गई कुर्सियाँ, बैठ जाओ। पट्टाभी सीतारमैया कह गया, आप महाराज पूरा हुए हैं, यहाँ हम जब बैठ जाएंगे खाली पदवा पे तो लोग कितना मजाक उड़ाएंगे। हटाइए, हम नहीं बैठेंगे, किसी थर्ड पर्सन को लाएंगे तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद को लाया गया था। किसे लाया गया था, राजेंद्र प्रसाद। आगे जाकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, राजेंद्र प्रसाद को लाया गया। तो 1938 में कहा था, हरिपुरा। 39 त्रिपुरी, इसे त्रिपुरी संकट भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बुरा संकट आ गया, तो भैया वोटिंग करानी पड़ी थी। उसके बाद जो झमेला हुआ ना, इतना विवाद हो गया कि लोग उब गए कि भाई ससुरा तो नहीं, बवाल हो जा रहा है अध्यक्ष बनने के लिए। कोई कह रहा हम बनेंगे, कोई कह रहा हम बनेंगे। इसीलिए यहाँ रामगढ़ ताल में अबुल कलाम को बनाया गया, अबुल कलाम को बनाया गया, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम को बनाया गया। और ये 6 सालों तक रहे थे। उस बीच कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव वगैरह नहीं हुआ था। 46 में लगभग तय हो गया था कि पाकिस्तान बनेगा, यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम जाएंगे। अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो कह रहे थे कि मुस्लिम तुम यहाँ से छोड़कर मत जाओ। और कुछ उधर जिन्ना कह रहा था, चलो 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 तुमको हम जन्नत दिखाएंगे, चलो चलो चलो, जन्नत की राजधानी इस्लामाबाद, जो सोचा जन्नत तुम्ही को मुबारक जन्नत दिखाएंगे। यार जिन्ना भी कसम से ऊपर देख के रोता होगा कि किस तरह से बर्बाद हो गया। ये किस लिए बर्बाद हुआ, अहंकार में, अहंकार में कि भैया हमको कश्मीर चाहिए, ले लो इससे चुरा कश्मीर, तोरा हमको कश्मीर चाहिए। अरे यार इन लोग को समझ में नहीं आता है कि इनको कश्मीर चाहिए। कहाँ से कश्मीर चाहिए भैया तुमको यहाँ पर। हम लोग जब ट्रेन पे सोते हैं लोग ना, स्टेशन पे कभी कोई आदमी सोता है ना, तो 150 रुपया का चप्पल पकड़ कर सीधाने लगा के सोता है कि सोच रहा कोनो चप्पलवा मत ले जाए हमरा। तो यार हम लोग 150 रुपया का चप्पल नहीं छोड़ते हैं, कश्मीर छोड़ देंगे लोग। हाँ दो यार, स्टेशन में हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो जूता को तो पंखा पे रखते हैं ट्रेन के, और फितवा बांध देते हैं, और नींद खुलता नहीं है। वो नींद जुतवा देखने के लिए खुलता है, जुतवा है ना, वो सो जाता आदमी, सोचो मैं जुतवा लेकर मत चल जाए। यार हम लोग 150-200 रुपया का जूता ना छोड़ते हैं यार, तुम किस उम्मीद से सोच रहे हो कश्मीर छोड़ देंगे। हाँ दे यार, सोचो यार, सपने देखने पे सरकार ने GST नहीं लगाया, देख सकते हो, देखो जितना देखना है देख लो यार, कश्मीर चाहिए। यार पाकिस्तान वाले लोग, देश की बात, आपको भी आपका देश प्यारा है, ठीक है रखो, लेकिन आप कश्मीर मांगने से पहले एक बार ये सोचो तो, जो आपका अपना देश था बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, वो तो संभल नहीं रहा है। आपका खुद का बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है। खैबर पख्तून में आपकी सेना से ज्यादा पकड़ वहां आतंकवादियों का है। अब कुछ कश्मीर चाहिए यार। जो तुम्हारी जो बची हुई उम्मीद थी 370, वो भी खत्म हो गया। आने वाले 20 सालों में ना कश्मीर बाकी राज्यों की तरह एकदम नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आधे आतंकवादी मारा जाएंगे और आधे सरेंडर कर जाएंगे। फिर तू घंटी बजी हो, कश्मीर कश्मीर। चलिए ध्यान से देखें, किसी को दिक्कत?
त्रिपुरी संकट। उसके बाद से 1947 में विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में जब देश आज़ाद हुआ था। उस समय जो विशेष अधिवेशन हुए थे उसकी अध्यक्षता जो थे राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे विशेष अधिवेशन में। आगे देखिए, खत्म हो गया ये कांग्रेस अधिवेशन, खत्म, कांग्रेस अधिवेशन खत्म। त्रिपुरी संकट कब हुआ था? 1939, इसे क्या कहा गया? त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी संकट 1939। कांग्रेस अधिवेशन याद रहेगा आप लोग को? चलिए एक बार दोबारा देखते हैं ना। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए किया था। एओ ह्यूम द्वारा ने किया था, इसका दिमाग दिया था उन्होंने। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, असैन्य अधिकारी थे, शिमला में रहते थे, इसलिए इन्हें शिमला का संत या हार्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। 28 दिसंबर 1885 की इसकी स्थापना डफरिन ने किया था। 1885 में बम्बई में इसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी 72 लोगों के साथ बने थे। 86 में कलकत्ता में हुआ दादा भाई नौरोजी। 87 मद्रास में हुआ बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम बन गया। 88 में इलाहाबाद में जारयूल पहला अंग्रेज बना। 89 में बम्बई बेडरबन 2 बार बनने वाला अंग्रेज बन गया। 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। 1900, अगला कौन सा भैया? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की मांग किया था। किसका किया था? स्वराज शब्द। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। 7 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस थे। गरम दल नरम दल बढ़ गया, गरम दल वाले ग्रामीण क्षेत्र के थे। 11 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे तो कलकत्ता में पहली बार जनगण मन गाया गया था। 1916 में कांग्रेस का गरम दल नरम दल एक हो गया। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट पहली महिला भारतीय बनी, पहली महिला अध्यक्ष। 1918 में कांग्रेस में फिर टूट हो गया बम्बई में। 1923 अबुल कलाम आजाद सबसे नए, सबसे युवा, सबसे लंबा कार्यकाल तक बने थे। 1924 बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला। 1929 लाहौर स्वराज, पूर्ण स्वराज। 1931 कराची सरदार पटेल मूल अधिकार। 1938 हरिपुरा। 1939 त्रिपुरी संकट। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया, लेकिन कुछ समय बाद त्यागपत्र देके अपना अलग संस्था फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिए। यहाँ खाली पद को राजेंद्र प्रसाद भर दिए। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार यानी लेखक कौन था? पट्टाभी सीतारामैया। रितेश सिंह एमपीपीसीएस का बैच लीजिए, इसी को पढ़ो ना यार, एमपीपीसीएस में भी पूछेगा। तुम इसको याद रख लेना। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी सूचना मिट गया है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। किसी को दिक्कत है कांग्रेस में? कांग्रेस में किसी को दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो हम आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बाद आपको मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा देंगे। मुस्लिम लीग के बाद आपको महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा देंगे। उसके बाद क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा देंगे। उसके बाद समाज सुधारक के बारे में बता देंगे। इतिहास खत्म। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा जाए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सुभाष जी का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में हुआ। कहाँ हुआ? उड़ीसा के कटक में हुआ। उड़ीसा के कहाँ हुआ? कटक में। उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। याद रखिएगा, कटक में कौन सा स्टेडियम है? बारामती। बारामती स्टेडियम कहाँ है? कटक में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहेगा तो कटक में ना होगा, वो क्या हो जाएगा? मनीला में हो जाएगा। कटक के पास एक जगह है तालचर, वहाँ भारी जल बनाया जाता है तालचर में। ये सब नक्शा में पढ़ाएंगे आप लोग को। नक्शा पढ़ लेने के बाद सोच रहा है स्टैटिक जीके में कुछ बचबे नहीं करता है। देखिए 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस जो वर्तमान में यूपीएससी का तुलना करता है, आईसीएस की परीक्षा दी। लेकिन 1921 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा से क्या दे दिया? कहा कि भैया ये सब नौकरी हमरा से ना होने वाला है, अंग्रेजों की गुलामी हमसे नहीं हो जाएगा, हम इस नौकरी को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और ये कहाँ चले आए? राजनीति में चले आए, राजनीति में। और इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसे बना लिया बता सकते हैं? सी आर दास। सी आर दास
चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, CR दास, चित्तरंजन दास या CR दास। चित्तरंजन दास या CR दास को क्या बना लिया, अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था इन्होंने, अपना राजनीतिक गुरु CR दास को बना लिया। 1938 में इन्होंने कौन सी अधिवेशन किया, हरिपुरा, हरिपुरा। 1939 में इन्होंने त्रिपुरी संगठन अधिवेशन किया। त्रिपुरी अभी बताया है, त्रिपुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है त्रिपुरी। लेकिन त्रिपुरी संकट के बाद इन्हें महात्मा गांधी से विवाद हो गया, तो इन्होंने 1939 में अपनी एक अलग संस्था बनाई और कही इसमें केवल नगरम दल वाले रहेंगे। उसका नाम हो गया फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक से क्वेश्चन पूछता है कब हुआ था, तो 1939 में ही बना लिया था इन्होंने, 1939 में ही बना लिए थे। जैसे त्रिपुरी संकट से ये अलग हुए, 1939 में ही बना लिए। ये सब डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। ICS की परीक्षा से क्या हो गई है, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया नौकरी होने के बाद भी। सोचिए इन्हें, ये कितने बहादुर और कितने देश के प्रति समर्पित लोग थे। आज कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ सकता है, ये IAS की नौकरी छोड़ दी यहाँ पर और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। इन्हें भड़काऊ भाषण देने के इल्जाम में 1940 में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये दाढ़ी बढ़ा के क्या हो गए, एक मुसलमान का रूप ले लिए और पठान का रूप ले लिए और अफगानिस्तान भाग गए। अफगानिस्तान में पठान ज़्यादा रहते हैं सब, अजीब अजीब कपड़ा पहनता है सब, बर्फीला वाला एरिया जानती है, वहाँ के कपड़े थोड़े बड़े होते हैं और वो वहाँ से कपड़े पहनकर और कहाँ भाग गए, रूस होते हुए फिर धीरे धीरे कहाँ, इटली, इटली के बाद जर्मनी चले गए और हिटलर से मिलने चले गए। जर्मनी में किसके पास चले गए, हिटलर के पास। हिटलर इनको देखा तो अजीब रह गया। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर के कई ठो हम शकल थे सब, माना जाता है कि हिटलर के क्या थे ना, कई हम शकल थे सब। तो हिटलर से जो लोग मिलने आते थे ना, तो हम शकलें मिल के उनको निपटा देते थे सब। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हिटलर के सामने गए, तो एक तो हिटलर का हम शकल आ गया, तो सारे उसके सैल्यूट करने लगे, हिटलर आ गया, हिटलर आ गया। सुभाष चंद्र बोस कुर्सी पे बैठले रह गए, देखा तो चला गया, कहा कि सोच रहा ये आदमी हिला तक नहीं। एक और आया हिटलर के हम शकल, सब उसके सैल्यूट करने लगे सब, उसको लगा हिटलरवा दूसरे को उधर से आ गया है। सुभाष चंद्र बोस हिले भी नहीं और ये सब हिटलर छुपके से देख रहा था। जब ओरिजिनल में हिटलर आया ना, तब सुभाष चंद्र बोस हाथ मिलाने के लिए दिए। तो हिटलर कंफ्यूज हो गया कि यार हमारे जो खुद के सेवादार हैं, हमारे खुद के बॉडीगार्ड है, वो सोच रहा हमारा नकली असली नहीं पहचानते, तो तू कैसे पहचान गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था भैया सोने की परख सोनार को होती है, लोहार को नहीं होती है। सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित हुआ और कहा कि क्या चाहते हो तुम। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बोला क्या चाहते हो तुम, काहे लिए आए हो यहाँ। तो कहा कि भैया देखिए हमरा आपकी मदद चाहिए, मदद कीजिए, मदद करेंगे तो आप ही को फायदा होगा। तो कहा कि ये कौन मदद है कि हमारा फायदा होगा। सुभाष चंद्र बोस ने समझाया कि देखिए भारतीय फौजी जो होते हैं सब ना, बिना नाश्ता कैले लड़ाई लड़ता है सब, बड़ी खतरनाक है सब भारतीय फौज। इंडिया से अंग्रेज सब भारतीय फौजियों को लेके गए थे सब, कहाँ पर, हिटलर को मारने के लिए, हिटलर को मारने के लिए इंडिया से लेके गए थे कि हम हिटलर को मारेंगे। ससुरा हिटलर इन लोग को पकड़ लिया, हिटलर इन लोग को क्या कर लिया, पकड़ लिया। एक बहुत बड़ा घर बनवाया था, बहुत बड़ा हॉल टाइप का था, नहीं गोदाम होता है गोदाम, बहुत बड़ा गोदाम बनवाया था। उसी गोदाम में 2-4 हजार फौजियों को रख देता था और शटर गिरा के उसमें जहरीला गैस छोड़ देता था, मर जाते थे लोग। तो हिटलर से कहा गया, सुभाष चंद्र बोस ने अजीब मांग कहा कि देखिए ये जो फौज है, ये फौज जो आपसे लड़ाई कर रही थी, इस फौज को आप क्या कर दीजिए, हमको दे दीजिए। हम इस फौज को वापस इंडिया ले जाएंगे और अंग्रेजों को मारेंगे। तो कह रहे पगला, कहीं क्या पगला गया क्या, अंग्रेजों ने के तो साथे साथे आके हमको मार रहा था सब, और तू कह रहा है कि वापस ले जाके अंग्रेजों को मारेंगे। ये गाड़ी समझ ले क्या कि बैक गियर डाल देंगे तो हिलने से, अब फ्रंट गियर में हिलने से। कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हमारी जिम्मेदारी है। सुभाष चंद्र बोस गए, वहाँ पे भाषण दिया, मातृभूमि के प्रेम को समझाया और वहाँ पर कहा कि अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे तो इधर हिटलर धो ही रहा है, इधर तुम लोग धो दो, उधर जापान धो रहा है, सब धोएंगे तो हम ना एक दिन हम लोग जरूर आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेजों के बहकावे में रहोगे तो नहीं आज़ाद हो जाओगे। हम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस की बातों में वहाँ के सैनिक आ गए और उन्होंने कहा कि बस अब हमको हथियार दिला दीजिए, अब हम जाके मारेंगे यहाँ पे जितना यहाँ पे है सब ना अंग्रेज सब, खरगोश खरगोश, उन सबको बड़ी मार मारेंगे यहाँ पे। हिटलर देखा कि यार ये गजब आदमी है, सुभाष चंद्र बोस ये आदमी है कि कौन सी है, तुरंत माइंड वॉश कर दिया उन सब का।
अब वो जो सैनिक हमको मारने आ रहे थे सब, आज हम ही से हथियार लेके पूछते हैं सब, बोलिए किसको मारना है। यार कैसा आदमी है। तो सुभाष चंद्र बोस को बहुत खुश हुआ हिटलर, और एगो भारतीय को बुलाया, ए सुन सुन सुन, इंडिया में बहुत अच्छे लोगों को क्या कहा जाता है, बहुत जिसका पावरफुल रहे, दबदबा आदमी। तो कहा कि भैया इंडिया में तो एक ही आदमी के पास दबदबा होता है, जो नेता होता है। तो कहा ठीक है जाओ। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया? नेताजी की उपाधि किसने दिया? हिटलर ने दिया। गांधी जी ने दिया। अरे यार, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि खुद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, वो भी ऑल इंडिया रेडियो पे सिंगापुर से बोला था कि हम भारतीय फौज को लेके आ रहे हैं। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये जो फौजी यहां थे सब, जो फौजी यहां पर थे सब, ध्यान से देखिए, इन फौजियों में जो फौजी कहां थे सब, यहां पे थे सब। इन फौजियों को सुभाष चंद्र बोस कहां लेके आए? भारत लेके आए। लेकिन इस ससुराल को खतरनाक हथियार पते नहीं था। तो सुभाष चंद्र बोस ने इन फौजियों को, जर्मनी ने इन फौजियों को कहां भेज दिया? हिटलर ने कहां भेजा? जापान भेजा। कहा कि तुम जापान चले जाइए और जापान में हथियार वगैरह लेकर और ट्रेनिंग लेकर तब हमला कीजिएगा। तो ये जापान ले गए। जापानियों ने इन्हें अंडमान निकोबार गिफ्ट में दे दिया। जापानियों ने क्या किया? अंडमान निकोबार गिफ्ट में दे दिया, जिस वजह से अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज रख दिया गया। अंडमान निकोबार का नाम क्या रख दिया गया? शहीद एवं स्वराज नाम रख दिया गया। जापानियों ने गिफ्ट में दिया। और उसके बाद ये कहाँ गए? म्यांमार में गए। तो म्यांमार में याद कीजिए, रास बिहारी बोस, इन्होंने भारतीय फौज की एक छोटी सी सेना बना के रखी थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस किए थे, लेकिन वो बहुत कुछ कर नहीं पाए थे। हालांकि रास बिहारी बोस के ये आइडिया नहीं था। कैप्टन मोहन सिंह ने कहा था कि आप एक फौज का गठन कीजिए। तो कैप्टन मोहन सिंह के कहने पर रास बिहारी बोस म्यांमार में आजाद हिंद फौज का गठन किए, लेकिन ये बहुत कुछ नहीं कर पाई। जैसे सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज लेकर यहाँ आए तो रास बिहारी बोस ने कहा कि अब आप अपनी फौज को इसमें मर्ज कर दीजिए ताकि ये और बड़ी हो जाए, और अब आजाद हिंद फौज की स्थापना आप संभालिए। तो यही आजाद हिंद फौज म्यांमार में गठित की गई थी। 1942 में इसका कमान किसके पास आ गया? सुभाष चंद्र बोस के पास आ गया। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अब हम यहीं पर सरकार बनाएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने म्यांमार से फौज को लेकर यहाँ सिंगापुर आए और सिंगापुर में 1943 में घोषणा कर दिया कि अब हम आजाद हिंद के सरकार हैं, आजाद हिंद की सरकार मेरे पास है। और सिंगापुर में ही ऑल इंडिया रेडियो पर उन्होंने बोला था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे अपने देश की 30 करोड़ जनता, उस समय 30 करोड़ आबादी थी, और हमें देश की 30 करोड़ जनता का आशीर्वाद चाहिए, और हम अपनी आजाद हिंद फौज को लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या मेरे हिंदुस्तान के सैनिक तैयार हैं? तो सारे सैनिकों ने एक बार में आवाज दिया कि हम तैयार हैं अपना रक्त बहाने के लिए। तो यहीं से सुभाष चंद्र बोस म्यांमार से होते हुए बर्मा में पार किए और मणिपुर में पहुंच के कहा थे दिल्ली चलो। क्या बोले थे? दिल्ली चलो। उसके बाद से जो भारतीय सैनिक काटना चालू किए ना, मार खचाखच, सोचो अंग्रेज गोली चला रहा था, गोरा गोरा होता है सीबीएसई वाला गोली चला रहा था। अब भारत वाला गाजर मूली खाने वाला सोच रहे तूने लाठी डंडा मार मार। भारतीय सैनिकों को जब गोली लगती थी तो वो शहीद हो जाते थे, और अंग्रेजों को हम लोग वो मार मारते थे ना कि सचुरा समझ में नहीं आता था कि मतलब कैसे आदमी सांप मर जाता है तब तक मारता, मार लाठी मार कूच कूच कूच। तो इतना बुरा मरते थे सब ना कि अंग्रेज सब ना डर जाते थे सब कि ससुरा वो सब गोली बारूद से नहीं मार रहा है सब, रे ससुरा लाते मुते खान दे रहा है सब, अब बहुत बुरा मार रहा है सब। ओ माय गॉड, सो डिफिकल्ट डेथ। बेचारा डर गया सब वहां पर। बाद में अमेरिकवा ससुरा चोट्टा पगला
बोला जाता है ना कि इंसान का नसीब खराब रहता है ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। इस ससुरा गया तो जापाने पे बम गिरा दिया, ले ससुरा। अरे हम लोग को हथियार वहीं से मिल रहा था, जापानियों को ट्रेनिंग हम लोग को ट्रेनिंग वही दे रहा था। उन्होंने ही हम लोग को कौन सा द्वीप दिया था, अंडमान निकोबार दिया था, जिसका नाम शहीद एवं स्वराज रख दिया गया। ऐसे जा बम पटक दिया, दू को पटक दिया, नागासाकी हिरोशिमा पे पटक दिया। तब तक सुभाष चंद्र बोस को कहा गया कि भैया आप जापान से हट जाइए। तो जापान से जा रहे थे तो अचानक सुभाष चंद्र बोस की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हालांकि इनकी मृत्यु काफ़ी विवादास्पद रही थी, कुछ लोगों का कहना है कि मृत्यु नहीं हुई थी। हालांकि 90% मतलब जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो जिस विमान से थे वो विमान क्रैश हो गया था, और ऐसा कम ही देखा जाता है कोई विमान क्रैश हुआ हो और उसमें लोग बचे हों, और वो भी उस समय, आज से मतलब 1945 के समय। तो आज़ाद हिंद फौज जो थी वो बिखर गई। उसमें जो महिलाओं का ब्रिगेड था, लक्ष्मी ब्रिगेड, महिलाओं की ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मी ब्रिगेड। हालांकि ये लोग दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन इन लोग का मनोबल टूट गया था क्योंकि इनके नेता सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। तो अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर इनके खिलाफ मुकदमा चलाया था। ये इतने सैनिक थे सब कि इनका मुकदमा किसी कोर्ट में अटिए नहीं सकते थे। तो लाल किला में कोर्ट बनाया गया, स्पेशल कोर्ट लाल किला में, और सबके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। जब ये मुकदमा चलाया गया तो भारत में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और KN काटजू, ये 3 वकीलों ने मिलकर धुरंधर केस लड़ा और इतना जबरदस्त वकालत किया कि अंग्रेजों को हार मानना ही पड़ा और इन सैनिकों को माफ करना ही पड़ा था। तो ये हमारे देश में वकालत की कमी नहीं थी, और इसीलिए लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं, और इसीलिए लोग महात्मा गांधी को उल्टा सीधा क्यों बोल देते हैं। महात्मा गांधी की यही गलती थी कि आप कौन कम के वकील थे कि आप भगत सिंह को नहीं बचा पाए। यहाँ 3 गो वकील मिलकर पूरे फौज को बचा लिया सब। तो देखिए, अलग अलग मैटर होता है, कभी भी पूरी फौज को आप सजा नहीं दे पाएंगे, तो कभी ना कभी माफ करना ही पड़ता है। तो आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ महात्मा गांधी बचा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी के सामने भी उस समय की सिनेरियो अजीब था कि वो नहीं बचा सकते थे। अब यहाँ पे क्या है कि पूरी फौज को अगर आप सजा देंगे ना, तो अंग्रेजों के दिमाग में एक डर था यार कि फौज से नहीं टकराना है, क्योंकि 100 साल पहले टकराए थे सब 1857 में, इसलिए अंग्रेज मान गए थे सब। 1857 में अंग्रेज क्या हो गए, मान गए थे सब कि भैया, अंग्रेजों ने मान गए सब। किस लिए मान गए सब कि एक बार तो फौज से टकरा के देखे थे 1857 में मंगल पांडे से, ऐसे न मारा सब, इसलिए अंग्रेजों को मजबूरी में माफ करना पड़ा। लेकिन महात्मा गांधी ने उतना प्रयास नहीं किया था भगत सिंह को बचाने के लिए जितना इनफैक्ट करना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं तो फिर बाकी के लोगों ने भी तो प्रयास नहीं किया, तो जवाहरलाल नेहरू को दोष क्यों नहीं देते हैं? सरदार पटेल भी तो वकील थे, उन्हें क्यों नहीं दोष देते? भीमराव अंबेडकर भी तो दोष थे, उन्हें क्यों नहीं दोष देते हैं? या फिर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इवन सुभाष चंद्र बोस भी तो IAS अधिकारी थे, वो भी तो कर सकते थे। तो भाई, आप इकलौता एक के बार पूरा छोड़ देते हैं महात्मा गांधी को, जैसे कि गांधी ने उनको सजा सुनाई हो। गांधी एक वकील ही न थे जी, मतलब ऐसा तो नहीं था, लेकिन हाँ, कोशिश करते तो सिनेरियो कुछ और होता था। खैर, वो बात अलग की बात है। ये आप समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं सुभाष चंद्र बोस के बारे में? सुभाष चंद्र बोस समझ में आ गया? सुभाष चंद्र बोस, देखिए, नेताजी की उपाधि किसने दिया था? नेताजी की उपाधि हिटलर, एडोल्फ हिटलर। किसने दिया? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। 1942 में आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। कहेगा आजाद हिंद फौज जो था, इसकी आइडिया किसने दिया था? मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की आइडिया किसने दिया? कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। इसके कप्तान कौन बने थे? कप्तान रास बिहारी, रास बिहारी। लेकिन कह देगा कि इसे संगठित किसने किया था? संगठित किसने किया? बढ़िया से इसको संगठित किसने किया? सुभाष बाबू, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और 1943 में क्या हुई? आजाद हिंद सरकार बनी थी, आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद सरकार बनी थी। ये कहाँ बनी थी? तो भैया सिंगापुर में,
सिंगापुर में। आजाद हिंद सरकार कहाँ बनी थी? सिंगापुर में बनी थी। सिंगापुर में बनी। कहाँ बनी भैया? सिंगापुर में। आजाद हिंद सरकार सिंगापुर में। पंकज कुमार यादव, प्रीवियस वीडियो डिलीट नहीं कीजिएगा। नहीं करेंगे बाबू, मार्च तक रहेगा। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इतना याद हो गया? इसको आप लिखिएगा, इसको लिखने के लिए कोई मटेरियल नहीं है इसके लिए। अब बाकी का क्लास कल शाम को देखेंगे। कल शाम को देखेंगे 2 तारीख से, मतलब 2 जनवरी से आपका सुबह भी क्लास है, शाम में भी क्लास है। कल संडे है, कल 1 जनवरी है। आप लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। टेंशन वंशन मत लीजिएगा लोग, नए साल में अच्छे से पढ़िए। हमेशा तो अच्छा पढ़ते ही हैं भैया। पढ़ाई अच्छा या खराब नहीं होता है, जितना ज़्यादा समय देंगे पढ़ाई अपने से सही हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, किसी चीज़ को नहीं समझ में आ रहा है 3-4 बार पढ़ लीजिए, 4 बार 5 बार 6 बार, जितना बार पढ़िए। पढ़ाई केवल समय मांगती है और आपको रास्ते में भटकाने की एक ही चीज़ है। आपको बहुत सारे काम दिखाई देंगे, कभी सोचेंगे मैसेज देख ले, व्हाट्सअप देख ले, ये देख ले, सब देखिए, हम किसी को नहीं मना कर रहे। लेकिन जो आपका ज़रूरी काम है, जिसके लिए आप अभी कर रहे हैं पढ़ाई, पहले पढ़ाई कर लीजिए। देखिए कि जो हमें आज पढ़ना था, क्या हमने वो पढ़ लिया? जब अंतरात्मा कह देगी कि नहीं, हाँ आज जितना पढ़ना चाहिए आज तुमने उतना पढ़ लिया, टेंशन फ्री आप मोबाइल चलाइए, कुछ भी चलाइए। मन करे मोबाइल चलाइए, मन करे जहाज चलाइए, हेलीकॉप्टर चलाइए, कुछ चलाइए, पढ़ाई करने के बाद चलाइए। समझ में आ गया कि नहीं है? अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कोई सफलता आपको नहीं मिलने वाली। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे इसी टाइम। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोग को, सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। 2020 तो चला गया, जाते जाते कोविड 2019 दे के गया था, कोविड-19 ये सोच रहा दे गया कोविड-20। अब देखिए 2021 क्या क्या गुल खिलाते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कोरोना को फैलाने में हम लोगों की अशिक्षितता भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। हम केवल सरकार को या कोरोना को दोष देकर नहीं रख सकते। आज भी हम मास्क लगा के चलते हैं तो लोग हमें बेवकूफ़ कहते हैं। लोग बेवकूफ़ कहते हैं कि कोरोना कहाँ है। अजब हाल है यार, माने तू ही सबसे बड़का होशियार है। कोरोना कहाँ है? जो कहता है ना कोरोना कहाँ है, उस ससुरन को पकड़ के कोरोना वाले हॉस्पिटल में जो मरीज है सब लोगों के बगल में बैठा दे और उसे कह दे कि इसको किस करूं ससुरन को कोरोना कहाँ है, फिर समझ में आएगा कोरोना कहाँ है। अच्छा हाल है। अरे मतलब बिना हाथ पैर का बात करता है ऐसे, मतलब यार 1 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो गए हिंदुस्तान में, 1 करोड़ इन्फेक्टेड लोग हो गए, उसके बावजूद वो पूछता है कोरोना कहाँ है। मतलब बाकी सब डॉक्टर होकर बेवकूफ़ है सब छोड़ो यार, मिलेंगे अगले साल, 1 साल बाद।